इन दोनों टॉपिकों में। सबसे पहले हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो ये कहता है कि किसी भी पिंड की स्थिति और संवेग का यदि हम मापन करना चाहें तो कभी भी हम एक साथ एक ही समय पर पूर्ण यथार्थता के साथ में इन दोनों का मापन नहीं कर सकते। किसी भी पिंड की किसी क्षण पर किसी विशिष्ट समय पर स्थिति और संवेग का एक साथ पूर्ण यथार्थता से मापन नहीं किया जा सकता है, कभी भी नहीं किया जा सकता है। यानी कि हम ये कहेंगे कि स्थिति और संवेग का अगर हम मापन करेंगे तो उसमें अनिश्चितता रहेगी। अनिश्चितता मतलब जो मापन आप करोगे वो मापन कभी किसी एक पल में कुछ और आएगा और दूसरे पल में कुछ और आएगा। यानी कि हम ये कहें कि 4, 5, 10, 20, 50 लोग एक ही तरह की मशीन से एक ही समय पर भी अगर मापन करेंगे तो भी स्थिति और संवेग का जो मापन है वो अगर किया जाए तो पहली बात तो एक साथ पूर्ण यथार्थता से मापन किया ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? अब आप सोच रहे होंगे भाई यथार्थता से मापन क्यों नहीं किया जा सकता? भाई कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका एक बहुत बड़ा जो कारण है उसका कारण यह है कि इसमें दो ऐसी राशियां हैं, डेल एक्स और दूसरा है डेल पी। ये जो पी है ये है संवेग। ये क्या है? संवेग। अब संवेग जो होता है वो होता है द्रव्यमान इंटू वेग और वेग होता है स्थिति में परिवर्तन की दर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक चीज तो हम निकाल रहे हैं स्थिति और दूसरा हम निकालना चाहते हैं उसमें परिवर्तन। तो किसी एक विशिष्ट क्षण पर अगर आप स्थिति ज्ञात कर सकते तो परिवर्तन ज्ञात नहीं कर सकते, और अगर आपने परिवर्तन ज्ञात कर लिया तो इसका मतलब आपके पास में स्थिति के एक नहीं दो मान हो गए। समझ में आई मेरी बात? नहीं आई? कि अगर आपने किसी इस विशिष्ट समय पर ज्ञात कर लिया कि ये कण यहां था तो आप स्थिति में परिवर्तन कैसे ज्ञात करोगे? क्योंकि आपको तो एक ही स्थिति ज्ञात है। और अगर आपने स्थिति में परिवर्तन ज्ञात करके वेग ज्ञात कर लिया तो आप एग्जैक्टली स्थिति नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपके पास अब स्थिति के एक नहीं दो मान है। वेग का मान निकालने के लिए स्थिति के दो मान चाहिए और स्थिति का मान निकालने के लिए स्थिति का एक मान चाहिए। अगर हम स्थिति के दो मान निकालते हैं तो वेग तो कैलकुलेट कर लेंगे लेकिन स्थिति एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे, और अगर हम स्थिति का एक मान कैलकुलेट करते हैं तो वेग का मान एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। यानी कि किसी भी क्षण पर किसी भी कण की स्थिति और संवेग का एक साथ यथार्थता से मापन नहीं किया जा सकता है। और जब भी इनका मापन किया जाएगा तो मापन करने में जो अनिश्चितता आएगी उस अनिश्चितता का जो मान है वो h/4 पाई के बराबर या उससे ज्यादा हो सकता है। बराबर हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है। स्थिति और संवेग में अनिश्चितता का जो गुणनफल है कि इन दोनों के मान में जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं उनमें उन मानों में जो अनिश्चितता है कि भाई ये मान करेक्ट मान से कितना डिफर करेंगे, कितना भिन्न होंगे, वो जो भिन्नता है उस भिन्नता का गुणनफल स्थिति और संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल h/4 पाई से या तो कम होगी या तो ज्यादा होगी या इसके इक्वल होगी। हमेशा ये प्रैक्टिकली ज्ञात किया गया है। तो अगर प्रश्न आता है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि किसी भी पिंड की किसी भी कण की एक साथ एक ही क्षण पर स्थिति और संवेग का पूर्ण यथार्थता के साथ मापन नहीं किया जा सकता है। स्थिति में अनिश्चितता जिसको हम कहते हैं डेल एक्स और संवेग में अनिश्चितता जिसको हम कहते हैं डेल पी। अगर मैं एक्स दिशा में निकालना चाहूं तो डेल पी एक्स। इन दोनों का जो गुणनफल है डेल एक्स और डेल पी एक्स का जो गुणनफल है वो हमेशा ही h/4 पाई से ज्यादा होगा या इसके इक्वल होगा। और इसी प्रकार से अगर मैं y दिशा की बात करूं तो हम कहेंगे डेल ऑफ y इंटू डेल ऑफ पी वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई। अगर मैं z दिशा की बात करूं तो डेल z इंटू डेल पी
pz इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। अब आप खास बात यहां देख रहे हो कि स्थिति और संवेग दोनों एक ही दिशा में लिए जा रहे हैं, यानी कि अनिश्चितता सिद्धांत में हमें एक लाइन और ऐड करनी पड़ेगी। हम क्या कहेंगे कि किसी भी पिंड की स्थिति और संवेग का मान किसी एक ही क्षण पर एक ही दिशा में पूर्ण यथार्थता से ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब देखो जो h अपॉन 4 पाई है उसकी अगर मैं बात करूं तो ये जो h अपॉन 4 पाई है, इस h अपॉन 4 पाई को हम लिख सकते हैं h अपॉन 2 इंटू 2 पाई। और जो h अपॉन 2 पाई है इसका मान भी कांस्टेंट होता है, इसलिए इस h अपॉन 2 पाई को एक नई राशि लिखते हैं हम h नॉट। h लगा करके उसको ऐसे काट देते हैं, इसको h नॉट कहते हैं। तो h अपॉन 4 पाई h अपॉन 2 पाई तो कितना हो गया h नॉट, h अपॉन यहां पर लिख देते हैं मैं इसको मिटा करके, तो h नॉट का जो मान है वो कितना हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर h नॉट इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई। अब अगर मैं यहाँ h अपॉन 2 पाई की जगह h नॉट लिखना चाहूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा बच्चों, मेरे पास में आ जाएगा यहाँ पर ये आ गया h नॉट अपॉन 2, यानी h अपॉन 4 पाई को हटा करके हर जगह हम h अपॉन 2 भी h नॉट अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। या तो लिख दो h अपॉन 4 पाई और या लिख दो h नॉट अपॉन 2। तो जो समीकरण है उसका नया रूप क्या हो जाएगा हमारे पास में, समीकरण का जो नया रूप है वो हो जाएगा डेल x इंटू डेल पी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h नॉट अपॉन 2। h नॉट अपॉन 2 लिखा हुआ है तो भी ये सही है, और डेल x इंटू डेल पी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 सॉरी h नॉट नहीं ओनली h अपॉन 4 पाई लिखा हुआ है तो भी ये सही है। ठीक है, तो ये सिद्धांत जो है वो स्थिति और संवेग में अनिश्चितता को बताता है। इसके बारे में हाइजेनबर्ग ने सिद्धांत दिया था, इसलिए इसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहा जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि जिस प्रकार से स्थिति और संवेग का मान एक साथ एक ही समय पर ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक इसी प्रकार से ऊर्जा और समय के लिए भी हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को लिखा जा सकता है। यानी कि ऊर्जा में अनिश्चितता और समय में जो अनिश्चितता है उसका गुणनफल भी h नॉट अपॉन 2 पाई h नॉट अपॉन 2 से बड़ा या उसके बराबर होता है। यानी कि एक ही समय पर ऊर्जा और समय का जो मान है वो एक साथ पूर्ण यथार्थता से ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहता है। लेकिन जब भी अनिश्चितता सिद्धांत आए तो आपको प्राइमरी क्या लिखना है, सबसे पहले आपको स्थिति और संवेग के लिए लिखना है। ये स्थिति और संवेग के जो मान है उसी से हमारे पास में ऊर्जा और समय यहाँ पर आया है। ठीक है, ये छोटा सा एक टॉपिक था जो हमने देखा। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। इस चैप्टर का जो सबसे लास्ट और सबसे बड़ा टॉपिक है, डेविसन और जर्मर प्रयोग। डेविसन और जर्मर ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये प्रयास किया, और प्रयास क्या हम ये कह सकते हैं कि एक विचार किया कि जिस प्रकार से प्रत्येक तरंग से संबद्ध कोई ना कोई कण होता है जिसे फोटोन कहा जाता है, जिसे ऊर्जा का क्वांटा कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से डी ब्रोगली ने जो परिकल्पना की कि प्रत्येक कण से संबद्ध कोई ना कोई तरंग अवश्य ही होती है। ठीक है, अब देखो डी ब्रोगली की जो बात थी उसको परिकल्पना क्यों कहा गया। आइंस्टीन ने जब ये कहा कि जब भी किसी पृष्ठ पर कोई प्रकाश आपतित होता है तो पृष्ठ से प्रकाश की अन्योन्य क्रिया में वो जो प्रकाश है वो कण की भांति व्यवहार करता है, और उसको साबित करने के लिए उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाया, उन्होंने जो है प्रकाश विद्युत समीकरण दिया, यानी कि तरंग जो है वो कण की भांति व्यवहार करती है। इसको प्रायोगिक रूप से भी हम प्रकाश विद्युत प्रभाव में और अन्य कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रभाव हैं उनमें, जीमन प्रभाव जिसको कहा जाता है, स्टार्क प्रभाव जिनको कहा जाता है, उनमें हम नोटिस कर सकते हैं। यानी कि जो प्रकाश है उसकी तरंग प्रकृति को दर्शाने वाले भी कुछ प्रायोगिक तथ्य हैं और कणीय प्रकृति को समझाने वाले भी कुछ प्रायोगिक तथ्य हैं। तो डेविसन और जर्मर ने सोचा कि अगर ये प्रकाश जिस प्रकार से कण की भांति व्यवहार कर रहा है और उसको समझाने के लिए, उसको मानने के लिए प्रायोगिक तथ्य भी हमारे पास में, सबूत भी हमारे पास में है, ठीक उसी प्रकार से जब कोई कण तरंग की भांति व्यवहार करता है
तो उसमें तरंग वाले गुण भी होने चाहिए। अगर वो तरंग की भांति व्यवहार कर रहा है, जैसे कि तरंग अगर कण की भांति व्यवहार कर रही है, तो उसमें कण वाले गुण बताने के लिए प्लांक ने पूरा सिद्धांत दिया, आइंस्टीन ने भी इसको समझाने का प्रयास किया। तो जब कोई कण अगर तरंग की भांति व्यवहार कर रहा है, यानी हर कण से संबंधित कोई ना कोई तरंग अवश्य ही होती है, जैसा कि डी ब्रॉगली ने कहा था, और उस तरंग को डी ब्रॉगली तरंग और तरंग धेरे को डी ब्रॉगली तरंग धेरे का नाम दिया गया था। तो उस तरंग में वो जो कण से जुड़ी हुई तरंग है, यानी वो कण जो तरंग की तरह व्यवहार कर रहा है, उसमें वो गुण होने चाहिए जो एक तरंग में होते हैं, एक तरंग में होते हैं। तो इन्होंने ये देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है, जब ये गतिशील अवस्था में होता है, बहुत तेज वेग से, बहुत ज्यादा वेग से गतिशील अवस्था में होता है, तो इलेक्ट्रॉन की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सामान्यतः एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य के लगभग लगभग बराबर होती है, या हम कहें उनकी कोटि की होती है। इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य की कोटि की होती है, यानी कि जो गुण एक्स किरणों में है वही गुण इलेक्ट्रॉन से जुड़ी हुई जो तरंग हम मान रहे हैं, या हम कह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति व्यवहार करेगा, वही वो गुण उस इलेक्ट्रॉन में भी होने चाहिए, उस इलेक्ट्रॉन से जुड़ी हुई तरंग में भी होने चाहिए। तो एक्स किरणों का क्या गुण इन्होंने देखा? इन्होंने ये देखा कि एक्स गुण जो है, एक्स किरणें जो हैं, एक प्रकार की किरणें हैं, एक प्रकार की तरंगे हैं, इनको जब भी किसी क्रिस्टल पर आपतित कराया जाता है, क्रिस्टल जानते हो ना बच्चों, क्रिस्टल किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ का वो रूप जिसमें अणु अथवा परमाणु एक सिस्टमैटिक ढंग से जमे हुए होते हैं, उसको हम क्रिस्टल कहते हैं। जिसमें अणुओं का या परमाणुओं का जो जमावड़ा होता है वो एक सिस्टमैटिक ढंग से होता है, उसे हम क्रिस्टल कहते हैं। तो जब भी किसी क्रिस्टल पर एक्स किरणों को आपतित कराया जाता है तो इससे इसका विवर्तन होता है। तो अगर एक्स किरणों का विवर्तन हो रहा है, जो कि तरंग का गुण है, विवर्तन होना क्या है? तरंग का गुण है। तो फिर अगर इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह व्यवहार कर रहा है तो इसका भी विवर्तन होना चाहिए, क्रिस्टल से इसका भी क्या होना चाहिए? विवर्तन होना चाहिए। अब आपके लिए समस्या क्या है कि आपके सिलेबस से चैप्टर नंबर 12 हटा दिया, सॉरी चैप्टर नंबर 10 हटा दिया, जिसमें विवर्तन और व्यतिकरण नाम के दो गुण थे तरंगों के, तो वो आपने पढ़े नहीं। पर फिर भी मैं आपको एक हल्का सा इसका मैकेनिज्म बता देता हूं। विवर्तन क्या है? जब भी किसी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब भी किसी छोटे अवरोधक या एक बहुत छोटे द्वारक पर प्रकाश तरंगे आपतित होती है, तो ये इस द्वारक के किनारों से या इस अवरोधक के किनारों से मुड़ जाती है। प्रकाश के मुड़ने की ये जो परिघटना है, इस परिघटना को हम विवर्तन कहते हैं। इस परिघटना को हम क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि प्रकाश के मार्ग में यदि कोई द्वारक रख दिया जाए या एक कण रख दिया जाए तो क्या होगा? जैसे यहां पर मैंने बल्ब जला दिया और यहां मैंने एक कण रख दिया, तो आप देखेंगे कि इस कण का दीवार पे जो साइज है वो बड़ा दिखाई देता है, यानी ज्यादा बड़े क्षेत्र में अंधेरा दिखाई देता है। इसका मतलब क्या हुआ? इतने बड़े क्षेत्र में अगर अंधेरा दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब इतने बड़े क्षेत्र में कोई भी तरंग नहीं उतरी। इसका मतलब ये तरंग इस किनारे से मुड़ गई है, इस किनारे से ये तरंग क्या हो गई है? मुड़ गई है। एक और उदाहरण हम इसका बताते हैं। आप सबके पास में मोबाइल है, आप आज ये प्रयोग करके देखना। आपने देखा होगा स्कूलों क्या बोलते हैं, नाटकों में, फिल्मों में, आपके जो किताब है उसके पेज को या किसी गत्ते को मोड़ करके या कॉपी के पेज को मोड़ करके एक भोंपू नुमा आकृति, इस प्रकार की आकृति बनाई जाती है। इस प्रकार की आकृति होती है ना, तो इस प्रकार की आकृति आप एक गत्ते से बनाएं और आपके मोबाइल में कोई भी सॉन्ग आप चलाएं। सॉन्ग चलाने के बाद में आप आवाज सुने उस मोबाइल के स्पीकर से, और उसके बाद में इस चलते हुए गाने पर ही उस स्पीकर पे इस भोंपू का ये जो सकड़ा भाग है इसको रख दें। आप देखेंगे कि एकाएक उस भोंपू से आने वाली या उस स्पीकर से आने वाली जो आवाज है उसकी जो तीव्रता है वो बढ़ जाती है, यानी आपको तेज सुनाई देती है। ऐसा क्यों हुआ? तो विवर्तन ये कहता है कि जब किसी प्रकाश के मार्ग में, जब किसी
प्रकाश के मार्ग में कोई छोटा अवरोधक रखा जाता है या द्वारक रखा जाता है, तो इस छोटे अवरोधक या द्वारक के किनारों से प्रकाश तरंगे जो है वो मुड़ जाती हैं, और जब ये प्रकाश तरंगे मुड़ती हैं तो अन्य तरंगों पर जब ये अध्यारोपित होती हैं तो अध्यारोपण के फलस्वरूप कहीं पर इस प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है और कहीं पर इस प्रकाश की तीव्रता घट जाती है। जहां पर इस प्रकाश की तीव्रता सर्वाधिक होती है उसको केंद्रीय फ्रिंज कहते हैं, उसको केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं। ठीक है, और इसी वजह से हमें ये ज्यादा तेज आवाज भी सुनाई देती है कि जो तरंगे हैं वो एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, और एक दूसरे पर अध्यारोपित होकर के इनके मिक्सचर से जो तरंग हमें प्राप्त होती है वो एक विवर्तित तरंग का केंद्रीय उच्चिष्ट होता है जिसका मान सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो ये बात यहां से पता चली। अब देखो इसके लिए इन्होंने प्रायोगिक अरेंजमेंट क्या किया। इन्होंने क्या किया, एक टंगस्टन का वायर लिया, फिलामेंट लिया, और इस फिलामेंट पर बेरियम ऑक्साइड का लेप कर दिया, और इस फिलामेंट को इन्होंने क्या किया, एक बैटरी से एक विद्युत स्रोत से जोड़ दिया। अब विद्युत स्रोत से जोड़ने का फायदा क्या है, जैसे विद्युत स्रोत से जोड़ेंगे इस फिलामेंट को तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो इस फिलामेंट का जो तार है वो ऊष्मीय ऊर्जा के कारण गर्म होने लगेगा, और जब ये ऊष्मीय ऊर्जा के कारण गर्म होगा तो इससे इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होगा। इसके आगे इन्होंने क्या किया कि दो डायफ्राम लगा दिए। अब डायफ्राम क्या होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर एक वृत्ताकार भाग लगा दो जिसके बीच में एक छेद हो। ठीक है, एक वृत्ताकार भाग लगा दो जिसके बीच में एक छेद हो। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका यह है कि यहां पर आप दो पदार्थों से मिलकर के बना हुआ या एक ही पदार्थ के दो भागों से मिलकर के बने हुए दो ब्लॉक्स लगा दो और दोनों पर वोल्टेज आरोपित कर दो, इस पर भी और इस पर भी, और सेम वोल्टेज आरोपित करो। यानी कि ये अगर धनात्मक है तो इसको भी धनात्मक रखो और सेम मान से। इससे फायदा क्या होगा कि ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है ये इस धनात्मक आवेश के कारण आकर्षित होगा, लेकिन दोनों तरफ बराबर आकर्षण है, इसलिए ना तो ये नीचे की ओर आकर्षित हो पाएगा ना ये ऊपर की ओर, और ये इक्वल बल से आकर्षित होने के कारण एक सीधी रेखा में गति करते हुए आगे निकल जाएगा। और जो ऊपर की ओर इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस धातु से, जो नीचे की ओर इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस धातु से टकरा करके रुक जाएंगे। यानी हमें इलेक्ट्रॉन केवल एक विशिष्ट दिशा में जाता हुआ ही दिखाई देगा। यदि हम इनके बीच की दूरी अगर कम कर दें तो इलेक्ट्रॉन एक छिद्र से होता हुआ जाकर के दिखाई देता है। ठीक है, दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक वृत्ताकार भाग लगा दो, जैसे इसमें आपको दिखाया गया, ये जो यहाँ दिखाया गया ना, ये वृत्ताकार भाग है बच्चों, यूं जो ये बनाया गया ना, ये यूं होता है वृत्ताकार भाग। और इस पर क्या किया जाता है, इस पर भी एक बैटरी लगा करके, हाई वोल्टेज लगा करके इसके चारों ओर एक समान वोल्टता आरोपित की जाती है, और एक समान वोल्टता जो आरोपित की जाती है उससे क्या होगा कि ये वाला भाग भी धनात्मक, ये वाला भाग भी धनात्मक, सामने वाला भाग भी धनात्मक, पीछे वाला भाग भी धनात्मक। अब इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो चारों तरफ से बराबर बल से आकर्षित होगा, इसलिए ना तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जा सकता है, ना नीचे की ओर, ना पीछे की ओर, ना दाएं ओर, ये सीधा निकल जाएगा। लेकिन इस प्लस आवेश के कारण इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगेगा जिससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन जो है वो और ज्यादा वेग से गतिशील हो जाएगा। यानी कि ये जो भाग है, ये भाग इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ाने का काम करता है और उसे एक सीधी रेखा में गति कराने का काम करता है। इस पूरे भाग को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन एक सीधी रेखा में गति करते हुए आगे निकल रहे हैं। दूसरा जो भाग है इसका वो होता है लक्ष्य। लक्ष्य में क्या होता है, निकिल के क्रिस्टल होते हैं। अब निकिल के क्रिस्टलों की खास बात क्या है कि इसके जो अणु हैं उनके मध्य की जो दूरी है वो 2.65 एंगस्ट्रम होती है। ठीक है, और ये सिस्टमेटिक ढंग से जमे हुए होते हैं, लगभग 2.65 एंगस्ट्रम होती है, और ये सिस्टमेटिक ढंग से जमे हुए होते हैं। तो जब इन पर कोई इलेक्ट्रॉन आपतित होता है तो ये छोटे 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 इन अणुओं से टकराता है जो इसके लिए अवरोधक का काम करते हैं, और उससे ये इलेक्ट्रॉन जो है ये विवर्तित हो जाता है। अब अगर मैं इसको एक तरंग के रूप में बताऊं तो थोड़ा सा इस तरीके से सांप की तरह बताना पड़ेगा अपने को इसको, क्योंकि तरंग इस तरीके से गति करती है तो इसका इससे विवर्तन हो जाता है, यानी ये अपने पथ से मुड़ जाता है। ठीक है ना, अब देखो खास बात जो है ना वो अभी आएगी अपने पास में। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मुड़ता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां जब पहुंचा तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक कण से नहीं टकराते हैं। क्यों नहीं टकराते हैं, क्योंकि प्रत्येक अणु के जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा वाइब्रेट कर रहे होते हैं, यानी कि हर अणु की स्थिति जो है वो फिक्स नहीं है। तो कभी ये किसी एक अणु से टकरा रहा है, कभी दूसरे अणु से टकरा रहा है,
और उस वजह से इसका जो ये टकराने के बाद में जब ये मुड़ता है, प्रकीर्णन होता है, तो वो अलग अलग कोण से होता है। किसी इलेक्ट्रॉन का जो प्रकीर्णन है वो ज्यादा कोण से होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, क्रिस्टल से टकराया, इसका प्रकीर्णन हुआ, एक का इस दिशा में हुआ तो दूसरे का इस दिशा में, तो तीसरे का इस दिशा में, तो चौथे का इस दिशा में, तो पांचवे का इस दिशा में। अब इस दिशा में जब इनका प्रकीर्णन होता है तो यहां पर एक वृत्ताकार स्केल पर एक पदार्थ रखा हुआ होता है जिसमें गैस भरी हुई होती है। इस गैस पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपतित होता है तो इसके गैस के अणुओं को इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा दे देता है, जिससे ये अणु इस ऊर्जा को ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं और इससे ये जो गैस के अणु है ये आयनित अवस्था में आ जाते हैं। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो इस गैस को क्या कर रहा है, आयनित करने का काम कर रहा है। और ये आयन जब गति करते हैं तो गति करने के कारण इस आयनन प्रकोष्ठ, ये वाला जो डब्बा है इसको कहते हैं आयनन प्रकोष्ठ, इस आयनन प्रकोष्ठ से जुड़े हुए जो इलेक्ट्रोमीटर है उसमें विद्युत धारा बहना शुरू कर देती है। अब ये विद्युत धारा कब ज्यादा होगी, जब आयन ज्यादा बनेंगे। आयन ज्यादा कब बनेंगे, जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस आयनन प्रकोष्ठ में आकर के आयनों से टकराएंगे। यानी कि जब ज्यादा धारा बह रही है तो समझ लो कि उस दिशा में आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है। ठीक है, अब इस प्रयोग को किया कैसे जाता है, तो इसमें क्या किया जाता है, इस टंगस्टन के वायर को गर्म किया जाता है जिससे बेरियम ऑक्साइड से लिपटे हुए तार के कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन, बेरियम ऑक्साइड का इस पे लेप होता है, बेरियम ऑक्साइड का लेप इसलिए किया जाता है इससे इलेक्ट्रॉन का निष्कासन आसानी से हो सके। आप सब जानते हो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, अगर हम इस तरीके से चलें तो बेरियम ऑक्साइड में जो Ba है वो प्लस आवेशित होता है। ठीक है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से, इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने में मदद करता है। तापायनिक उत्सर्जन होता है, ताप के कारण जो टंगस्टन का वायर गर्म होता है वो वायर जब बेरियम ऑक्साइड को गर्म करता है तो उससे इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। तो इस वजह से इस पे बेरियम ऑक्साइड का लेप किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन का जो निष्कासन है वो बहुत तेजी से और जल्दी हो सके। ये इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो ये जो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन लगाई हुई है, ये जो हमने एक छोटे छिद्र वाला बेलनाकार भाग लगाया हुआ है, इस पर हमने धनात्मक वोल्टेज लगाया हुआ है चारों तरफ एक समान। तो इस धनात्मक वोल्टेज के कारण ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आकर्षित होगा, यानी इसमें त्वरण उत्पन्न होगा, इसका वेग बढ़ेगा तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, ये गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन एक सीधी रेखा में गति करते हुए इस छिद्र S1 और S2 से निकलते हुए क्रिस्टल से टकराता। अब क्रिस्टल से टकराने के बाद में इसका प्रकीर्णन होता है और प्रकीर्णन होने के बाद में इस आयनन प्रकोष्ठ पर इसे इकट्ठा कर लिया जाता है। अलग अलग दिशाओं में इसको अब जब हम घुमाते हैं तो अलग अलग दिशा में आने वाले इलेक्ट्रॉनों के कारण जो आयनन प्रकोष्ठ है उस पर आयनन की मात्रा अलग अलग होती है। आयनन की मात्रा ज्यादा होती है, समझ लीजिए वहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ये प्रैक्टिकल किया गया, लेकिन इस प्रैक्टिकल में जो दो प्रेक्षण थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे, और वो क्या थे कि निकल क्रिस्टल से आने वाला जो इलेक्ट्रॉन था, ध्यान से समझना मेरी बात को, इसमें देखा गया अगर ये इलेक्ट्रॉन एक कण होता, इमेजिन करो एक कण होता, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को कण माने तो सामने जब ये इस कण से टकरा रहा है, कण जब किसी एक कण से टकराए और विशिष्ट कोण से टकराए और हमेशा उसी कोण से टकराए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। आपने बचपन में कंचियां खेली, कभी कांच की गोलियां खेली बच्चों? सोचो कि एक कांच की गोली रखी हुई है सामने जो अपनी जगह पर स्थिर है, आप उससे कितनी ही कांच की गोलियां मारो वो अपनी जगह से कहीं नहीं जाती है। सपोज, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात है। अब आप क्या करते हो, उस कांच की गोली पर जो नीचे जमीन पे पड़ी हुई है उस पर अपने हाथ में जो कांच की गोली है उसको मारना शुरू करते हो। ठीक है, आप हमेशा आपके हाथ में है वो सारी आपने ऐसी गोलियां ली है जिनके द्रव्यमान बराबर बराबर है। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, द्रव्यमान बराबर बराबर है। और जिस एंगल से आप फेंकते हो उस गोली पर जो जमीन पे रखी हुई है, जिसको हम कह देते हैं गोली ए, इस गोली ए की तरफ आपके हाथ में जो गोलियां हैं उनको जब एक एक करके आप फेंकते हो तो जिन गोलियों को आप फेंक रहे हो उन सबका द्रव्यमान बराबर है, उनको फेंकने का एंगल बराबर है। तो मुझे ये बताओ कि जब वो उस कांच की गोली से टकराएंगी, अच्छा जिस वेग से आप फेंक रहे हो वो भी बराबर है, तो जब वो उस कांच की गोली से टकराएंगी तो जो गोलियां आप फेंक रहे हो वो सारी की सारी अलग अलग दिशाओं में जाएगी कि एक ही दिशा में जाएगी?
एक ही दिशा में। एक ही दिशा में जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? एक ही दिशा में जानी चाहिए ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये प्रकीर्णन हो तो एक ही दिशा में, अगर इलेक्ट्रॉन को हम कण माने तो एक ही दिशा में जानी चाहिए। अच्छा चलो कण नहीं भी मानते हैं, एक मिनट के लिए अपन मान लेते हैं, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि भाई ये एक दिशा में नहीं 3 दिशाओं में जा रही है। अगर ये 3 दिशाओं में जा रही है तो इलेक्ट्रॉन ही है, वो बदल थोड़ा ना गया टकराने से। भाई जब ये निकल क्रिस्टल से टकराया तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बदल थोड़ा ना गया, इसका जो मान है वो बदल थोड़ा ना गया। जब इसका मान नहीं बदला तो इसकी तीव्रता नहीं बदलनी चाहिए, इसकी ऊर्जा नहीं बदलनी चाहिए, और इसकी ऊर्जा नहीं बदलनी चाहिए तो यहां पर यहां पर यहां पर और यहां पर हर जगह तीव्रता समान होनी चाहिए। हर जगह क्या होनी चाहिए? तीव्रता समान होनी चाहिए। लेकिन ये देखा गया कि हर जगह जो आयनन की मात्रा थी वो अलग अलग थी। इसका मतलब ये हुआ कि हर जगह पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग थी, यानी इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता भी अलग अलग थी। और ऐसा केवल तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन कण की तरह नहीं, तरंग की तरह व्यवहार करे, क्योंकि अगर ये कण की तरह व्यवहार करता तो हर जगह तीव्रता का मान एक समान होना चाहिए था, और अगर एक समान तीव्रता होती तो हर जगह जो इलेक्ट्रॉन के कारण आयनन होता है वो एक जैसा होना चाहिए। तो पहला तो यहीं से सिद्ध हो रहा था, पहला तो यहीं से सिद्ध हो रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक कण की भांति व्यवहार नहीं कर रहा है, एक तरंग की तरह व्यवहार कर रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अगर हम कण मानते तो इस निकल क्रिस्टल से टकरा करके विभिन्न दिशाओं में इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता समान होनी चाहिए थी, जिससे जो आयनन प्रकोष्ठ हम यहां लगा रहे हैं, जो गैस का चैम्बर हम यहां लगा रहे हैं, उस गैस के चैम्बर में जब ये इलेक्ट्रॉन पहुंचे तो जब ये चैम्बर यहां हो तब भी उसकी तीव्रता बराबर हो, जब यहां हो तब भी इलेक्ट्रॉन की तीव्रता बराबर हो, यहां हो तब भी इलेक्ट्रॉन की तीव्रता बराबर हो, और तीव्रता बराबर हो तो हर जगह जो आयनन है वो बराबर होना चाहिए। हर जगह जो आयनन है वो बराबर होना चाहिए। और हर जगह अगर आयनन बराबर होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रोमीटर में धारा भी एक जैसी होनी चाहिए। पर इलेक्ट्रोमीटर में अलग अलग धारा आ रही थी, इसका मतलब हर जगह आयनन एक जैसा नहीं था। इसका मतलब यह था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कण की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था। जिस प्रकार से एक तरंग को एक ही बिंदु पर आपतित कराने के बाद में भी उसका प्रकीर्णन अलग अलग दिशाओं में अलग अलग मात्रा में होता है, ठीक इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का भी प्रकीर्णन अलग अलग दिशाओं में अलग अलग मात्रा में हो रहा था। दूसरी जो बात इन्होंने नोट की वो ये देखा कि जो वोल्टेज हम लगा रहे हैं, वोल्टेज कौन सा? ये जो इलेक्ट्रॉन को जो इस फिलामेंट से निकला, इस फिलामेंट से निकलने के बाद में हमने इसको एक बेलनाकार भाग से निकाला, इस पर हमने एक वोल्टेज लगाया, इधर भी प्लस, इधर भी प्लस, पीछे भी प्लस, सामने भी प्लस, ये सारे प्लस भाग जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? अपनी तरफ खींच रहे थे। लेकिन चारों तरफ से एक समान बल लगने के कारण इलेक्ट्रॉन ना तो ऊपर जा रहा था, ना नीचे जा रहा था, ना अंदर ना पीछे, सीधा निकल रहा था। पर इन प्लस आवेश यानी वोल्टेज की वजह से इस इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न हो रहा था। इसलिए ये जो विभव इस गन पर लगाया जाता है, इस भाग पर जो लगाया जाता है, जो कि चित्र में आप देख सकते हो, इस भाग पर जो लगाया जाता है वो जो विभव होता है उस विभव को हम कहते हैं त्वरक विभव। तो इस त्वरक विभव का मान इन्होंने देखा कि अलग अलग विभव पर अगर मैं अलग अलग वोल्टेज लगाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन को, ये जो भाग हमने बीच में लगाया है, इस भाग के द्वारा इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो क्षमता है, यानी इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो अलग अलग होगी, अलग अलग होगी, इसलिए इसको त्वरक विभव कहते हैं। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज लगाया है, इस वोल्टेज का मान जब 44 वोल्ट रखा गया और आपतित किरण पुंज, ये जो आपतित किरण पुंज है, इससे जो प्रकीर्णित किरण पुंज है उसकी दिशा के बीच में आयनन प्रकोष्ठ के को अलग अलग जगह रख करके, और जब विद्युत धारा का मान नापा गया तो ये देखा गया कि अलग अलग एंगल पर विद्युत धारा का मान भी अलग अलग आ रहा था, जो ये बता रहा था कि अलग अलग एंगल पर विद्युत धारा का मान अलग अलग आना ये बताता है कि आयनन की मात्रा अलग अलग है। और आयनन की मात्रा अलग अलग है, इसका मतलब उस आयनन प्रकोष्ठ में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग है। तो ये जो ग्राफ बनाया गया वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो रहा था। ये बताता है
कि जैसे जैसे हम कोण की बात करें तो हर अलग कोण पर, जैसे कभी थीटा बराबर 30 डिग्री पर, कभी थीटा बराबर 40 डिग्री पर, कभी थीटा बराबर 50 डिग्री पर, ये तो हो गया कोण, और ये धारा। तो ये देखा गया कि एक विशिष्ट कोण पर धारा का मान अधिकतम प्राप्त होता था, बाकी कोणों पर धारा का मान कभी बढ़ता था और कभी घटता था। ठीक है, ऐसा 44 वोल्ट के लिए, 48 वोल्ट के लिए, 54 वोल्ट के लिए, 68 वोल्ट के लिए, सभी वोल्टेज के लिए अलग अलग किया गया। तो ये देखा गया इन सभी में से कि 54 वोल्ट पर 50 डिग्री के कोण पर, 54 वोल्ट पर 50 डिग्री के कोण पर जो प्रकीर्णन की मात्रा है, जो इलेक्ट्रोमीटर में धारा है, वो सर्वाधिक आ रही थी। इसका मतलब यह हुआ कि 54 वोल्ट पर 50 डिग्री के कोण पर जो आयनन हो रहा है वो सबसे ज्यादा है। और आयनन तभी सबसे ज्यादा हो सकता है जब उस आयनन प्रकोष्ठ में इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा प्रवेश करें। यानी कि 54 वोल्ट पर 50 डिग्री के कोण पर, यहां से 50 डिग्री के कोण पर प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या वो सर्वाधिक है। यानी इस दिशा में सर्वाधिक प्रकीर्णन हो रहा है। और अगर मैं इसको एक तरंग मानूं तो मैं कह सकता हूं कि इस दिशा में सर्वाधिक विवर्तन हो रहा है, इस दिशा में सर्वाधिक विवर्तन हो रहा है। उस समय तक ब्रेग ने एक्स किरणों के विवर्तन के लिए एक समीकरण दिया था जिसे कहा जाता है एन लैम्डा बराबर डी साइन थीटा, जिसमें थीटा है प्रकीर्णन कोण, डी है उन अणुओं के बीच की दूरी जिनसे प्रकीर्णन कराया जा रहा है, जिनसे विवर्तन कराया जा रहा है, लैम्डा तरंग की तरंगदैर्घ्य है, और एन विवर्तन का कौन सा उच्चिष्ट दिखाई देता है उसकी संख्या। तो चूंकि सर्वाधिक विवर्तन यहां हो रहा था, सर्वाधिक विवर्तन जो है वो केंद्रीय उच्चिष्ट पर प्राप्त होता है, इसलिए एन का मान यहां पर 1 रखा गया। केंद्र पर, केंद्र के लिए एन का मान 1 होता है, तो एन का मान 1 रखा गया। एन का मान 1 रखा तो समीकरण क्या बन गई हमारे पास में, लैम्डा बराबर डी साइन थीटा। अब यहां पर डी का मान रखा गया 2.65, ठीक है, 2.65 इंटू साइन थीटा, साइन 50। साइन 50 का जो मान होता है वो लगभग 0.7445 के आसपास होता है, एग्जैक्टली मुझे नहीं ध्यान है, पर जो भी मान होता है उसको अगर हम यहां रखेंगे और गुणा करेंगे तो ये देखते हैं कि जो लैम्डा है उसका जो मान है वो आ रहा था लैम्डा बराबर 1.65। कौन से समीकरण से, ब्रेग समीकरण से, एन लैम्डा बराबर डी साइन थीटा। और ये जो ब्रेग समीकरण है ना, ये तरंगों के लिए लागू होता है, ध्यान रखना। हमने किसके लिए लागू किया अभी, इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। अब ब्रोगली के सिद्धांत से निकाला गया, डी ब्रोगली के सिद्धांत से इस इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य ज्ञात की गई। तो डी ब्रोगली के सिद्धांत से जो इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य ज्ञात की गई वो थी 12.27 एंगस्ट्रम अपॉन अनरूट ऑफ वी। अनरूट ऑफ वी का मान 64 है, तो 12.27 एंगस्ट्रम अपॉन 54 वोल्ट। वोल्ट की जगह वी नहीं रखना, वोल्ट नहीं रखना, मात्रक मैंने कल भी आपको बताया था। ये अगर कैलकुलेशन करें तो 1.67 आता है। अब देखो तरंग सिद्धांत से जब निकाला गया तो तरंगदैर्घ्य का मान आया है 1.65। डी ब्रोगली के सिद्धांत से जब निकाला गया, जो कि कणों के लिए लागू होता है, ठीक है ना, ये सिद्धांत डी ब्रोगली का किसके लिए लागू होता है, कणों के लिए, इससे आया 1.67। तो तरंग सिद्धांत से जो आया है और कण सिद्धांत से जो आया है उन दोनों से मान बराबर आया है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन रूपी कण है ये तरंग की तरह व्यवहार कर सकता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का भी जैसे तरंग का विवर्तन होता है, ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन का भी विवर्तन हुआ है, क्योंकि विवर्तन वाले समीकरण में रखकर ही हमने इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य निकाली है, जो कि कण वाले समीकरण में इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य के बराबर आ रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का विवर्तन संभव है, लेकिन विवर्तन तो तरंगों का होता है, इलेक्ट्रॉन तो कण है। तो डेविसन ने कहा कि जिस प्रकार से तरंगों का विवर्तन संभव है, ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का भी विवर्तन संभव है। ये इस बात की पुष्टि करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो कि एक कण है, वो भी तरंग की तरह व्यवहार कर सकता है, तरंग की तरह इसका भी